हे गाइस, माय नेम इज़ दिलेश्वर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीजी ब्लू में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वेव पार्टिकल डुअलिटी, अर्थात जो पदार्थ तरंग और कण दोनों की भांति व्यवहार करता है उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 1905 से पहले हम लोग प्रकाश को एक तरंग मानते थे और उसका अध्ययन हम तरंग यांत्रिकी द्वारा करते थे और अधिकांश घटनाओं की व्याख्या हमने तरंग यांत्रिकी से सफलतापूर्वक कर ली थी। किंतु 1905 में मैक्स प्लांक ने हमें बताया कि ऊर्जा सतत रूप से न तो उत्सर्जित हो सकती है और न ही अवशोषित। प्रकाश हमेशा ऊर्जा के पैकेट बंडलों, जिन्हें फोटॉन कहते हैं, के रूप में गति करती है और उत्सर्जित या अवशोषित होती है। ये फोटॉन को कण मान सकते हैं, लेकिन ये गमन तरंग की तरह करती हैं। तो इस प्रकार मैक्स प्लांक ने हमें प्रकाश को कण किंतु तरंग की प्रकृति में निरूपित करके एक सिद्धांत के रूप में हमें दिया। 1905 के बाद हमने ये मान लिया कि प्रकाश जो है वो एक कण है, लेकिन वो गमन करती है तरंग माध्यम में, अर्थात उसमें कण और तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। यहाँ पे तरंग के गुण आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य हैं, तो वहीं कण के गुण हैं संवेग, मोमेंटम, एनर्जी E = h/μ, और यहाँ पे मोमेंटम होती है P = h/λ या h × μ/c, जहाँ c प्रकाश का वेग है, h प्लांक नियतांक है। उन्होंने ये भी बताया कि E है, अर्थात ऊर्जा का उत्सर्जन जो है h𝜇, 1h/μ, 2h/μ, 3h/μ के रूप में ही संभव है। इसके बीच के मानों में ये संभव नहीं है, इसी प्रकार ही संभव है। इसके बाद हमने ये जान लिया कि प्रकाश जो है वो तरंग और कण दोनों के भांति व्यवहार करता है। तो 1924 में डी ब्रॉगली ने ये कहा कि अगर प्रकाश कण और तरंग दोनों की प्रकृति शो कर सकता है, तो क्या कण में भी तरंग की प्रॉपर्टी होगी। उन्होंने जस्ट इमेजिन किया कि P संवेग है अगर किसी कण का, गतिशील कण का, तो उससे संबंधित तरंगदैर्घ्य का मान h/p होगा या h/mv, जहाँ m उसका द्रव्यमान है और भी वेग, कण का वेग है। तो इस प्रकार डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस दिया कि कण भी तरंग होना चाहिए, और इस जो कण के साथ तरंग जुड़ा है, कण के साथ जुड़ा हुआ जो तरंग है उसे हमने नाम दिया द्रव्य तरंग। द्रव्य तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगों से या बाकी तरंगों से थोड़ी सी अलग होती है प्रकृति, लेकिन उसमें तरंग के गुण पाए जाते हैं। अब इसे लेकर दोनों प्रकृति को लेकर किसी कण में पाए जाने वाले प्रकृति को लेकर बोल्ने ने पूरकता का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार हम जो तरंग और पार्टिकल अर्थात कण की प्रकृति है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात एक के अनुपस्थित होने पे दूसरा को स्वतः ही उपस्थित हो जाता है। अर्थात अगर हम एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो उसमें तरंग और कण दोनों की प्रकृति सम्मिलित होगी। अगर हम वहाँ पे उसे तरंग प्रकृति को ऑब्जर्व करें तो उसकी कण प्रकृति गायब हो जाएगी। अगर उसकी कण प्रकृति को हम ऑब्जर्व करें तो उसकी तरंग प्रकृति गायब हो जाएगी। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसे एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझ सकते हैं कि यंग का डुप्लिस्ट स्प्लिट प्रयोग होता है, जिसमें हम यहाँ पे दो छिद्रों से एक समान कला वाले प्रकाश कण या इलेक्ट्रॉन को गुजारते हैं, जिससे हमें एक व्यतिकरण दिखाई देती है, फ्रिंजें बनती हुई दिखाई देती हैं। तो अगर हम इसके किसी एक छिद्र के पास डिटेक्टर या किसी एक छिद्र को बंद कर दें तो स्वतः ही इलेक्ट्रॉन जो है अर्थात कण प्रकृति दर्शाने लगेगी, क्योंकि उसकी तरंग प्रकृति को हमने समाप्त कर दिया है। लेकिन अगर वही दूसरी जो छिद्र है उसे हम खाली छोड़ दें, उस पर डिटेक्टर न लगाएं, तो उसकी जो प्रकृति है वो तरंग प्रकृति की होगी, और उससे जो प्राप्त तरंगदैर्घ्य का गणना करेंगे हम जब, तो वो उसका या प्रायोगिक द्वारा हम गणना करेंगे प्रयोगों के मान से, तो उसका जो मान है तरंगदैर्घ्य का, इलेक्ट्रॉन के तरंगदैर्घ्य का, उसका मान डी ब्रॉगली के तरंगदैर्घ्य के मान के बराबर ही है। इस प्रकार डी ब्रॉगली के जो हाइपोथेसिस उन्होंने दिया था वह सत्यापित हुआ, अर्थात जो कण हैं
द्रव्य है उसमें भी कण और तरंग दोनों की प्रकृति रहती है। अब वह हम ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड होता है कि हम कौन सी प्रकृति को ऑब्जर्व करें। हम एक साथ दोनों प्रकृति को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इतना सिद्ध हो गया कि दोनों प्रकृति अर्थात तरंग और कण दोनों पाए जाते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ समस्याएं भी सामने आई, जैसे कि अगर जो द्रव्य तरंग का वेग u है और इसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू h/m है, जहाँ m कण का द्रव्यमान तथा v कण का वेग है। अब इससे संबंधित जो तरंग है उसका वेग है म्यू v u है, उसका वेग है u। अब जो आवृत्ति है उस द्रव्य तरंग की वो होगी म्यू इक्वल टू mc² अपॉन h, ये उसकी आवृत्ति का मान होगा। अब हम जानते हैं कि किसी तरंग की जो वेग है अर्थात u इक्वल टू आवृत्ति म्यू इंटू तरंगदैर्घ्य लैम्डा, इन दोनों के वैल्यूज़ को रखेंगे आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के, तो ये होगा mc² अपॉन h इंटू h अपॉन mv। m से m कैंसिल होगा, s से h, क्या रिजल्ट मिला हमें u इक्वल टू c² अपॉन v। अब हम चूँकि जानते हैं कि किसी भी द्रव्य कण का मान c से हमेशा कम होता है, तो अब c से कम है तो c² से भी कम होगा। इस कारण जो म्यू का मान है वो उसका मान प्रकाश के वेग से अधिक हो रहा है, जो कि संभव ही नहीं है। अगर ऐसा होता है तो कण से संबंधित तरंग तो कहीं दूर आगे निकल गई ना, जबकि कण भी वेग से यहीं पे गति कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसके लिए श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने ये माना या यह सुझाव दिया कि जो तरंग है ये कण के साथ जो तरंग है ये एक तरंग नहीं है, ये अनेक तरंग होते हैं, बहुत सारी तरंगे होते हैं भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य की, और ये आपस में इस तरीके से व्यतिकरण करते हैं कि जहाँ पे कण है वहाँ पे समपोषी बनाते हैं और बाकी जगह पे विषमपोषी अर्थात विनाशी। बाकी जगह पे इन्होंने विनाशी व्यतिकरण दिखाया और यहाँ पे जहाँ पे कण संभव है या कण है वहाँ पे समपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण दिखाया। और इस प्रकार से इस जो समूह है ये तरंग समूह है, ये कण के वेग के बराबर ही है, समूह वेग कण के वेग के बराबर ही होता है। इस प्रकार जो तरंग है वो उस कण से जुड़ा हुआ है, समृद्ध है। इस प्रकार उन्होंने इस समस्या का भी समाधान कर लिया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में समूह वेग और कला वेग इसके बारे में जानेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।